शामली विधानसभा क्षेत्र से। तो उस समय आपके पास सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में क्या रही है? बहुत सारे काम हुए हैं। सीसी रोड पुल पुलिया को बताना शायद उतना उचित नहीं हो। तो कौन सा चुनाव आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहा है? ख़ास तौर पर जब आप कांग्रेस में थे, अब बीजेडी में आए। चुनौती तो हर चुनाव होता है, क्योंकि कोई भी लड़ाई आसान नहीं होता है। लेकिन क्या इस बार जो धर्म परिवर्तन के लगातार वहाँ से खबरें निकल कर सामने आ रही थी, बस्तर में हो गया संभाग में, तो भी कि वहाँ मुद्दा था चुनाव के दौरान? नहीं, चुनाव के दौरान ये मुद्दा तो नहीं था विकास को लेकर के। कांग्रेस होने और बीजेपी जॉइन होने के पीछे आपका एक कारण है, क्योंकि इस सनातन धर्म में रहने के बाद भी इंसान अगर जय श्री राम का नारा नहीं बोल सकता खुलकर, तो फिर ऐसे पार्टी में रहने का कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या ये भी एक कारण रहा कि राम मंदिर जैसे मुद्दे जो अटके हुए थे? ये तो निश्चित रूप से है कि भारतीय जनता पार्टी में रह करके हम खुल करके अपने सनातन धर्म के प्रति बात कर सकते हैं। तो आपका नया साल किस प्रकार रहा? किन लोगों के बीच मना? मेरे मन में विचार आया कि हमको ऐसे क्षेत्र में जाना चाहिए जहां आज तक कोई पहुंचे नहीं है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं टीएनआर न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जो आपका है, और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, नेता, सांसद और मंत्रियों से मुलाकात करवा रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं उनके जीवन के सफर और संघर्ष को। साथियों, आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जो मेहमान है वो बेहद खास है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चिंतामणि महाराज जी के बारे में। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। टीएनआर न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले सर हम शुरुआत करना चाहते हैं आपके जन्म से लेकर। आपका जन्म जहाँ हुआ, वहाँ आप पले-बढ़े, शिक्षा-दीक्षा प्राप्त की, लेकिन थोड़ा-सा बताएँगे संक्षेप में हमारे दर्शकों को कि शुरुआत कैसे हुई आपकी? मेरा जन्म वर्तमान सरगुजा ज़िले के श्रीकोट गांव में हुआ और वहीं मैं 5वीं तक पढ़ा और 6वीं जवाहर नगर में पढ़ा। 7वीं पढ़ना था उसी वर्ष श्रीकोट में ही संस्कृत विद्यालय खुला और वहाँ मैं प्रथमा तक संस्कृत का शिक्षा ग्रहण किया। इसके बाद संस्कृत महाविद्यालय सामरबार में आकर के मध्यमा तक शिक्षा ग्रहण किया। इसके बाद गृहस्थी जीवन में आया। 1984 में मेरा विवाह हुआ और 92 में हमारे जीवन संगिनी जो थी वो स्वर्ग सिधार गई। फिर दूसरा शादी हुआ। उस बीच काफ़ी कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। दूसरी शादी के बाद हमारे 2 बेटा 2 बेटी हैं। पहली शादी से 1 बेटी है। वहाँ खेतीबाड़ी में करता था और जनसेवा का भावना शुरू से था, क्योंकि परम पूज्य पिताश्री जो समाज सेवा के लिए पूरा अपना जीवन समर्पित किए, वो उनके साथ रह करके बहुत सारे चीज़ों को जानने समझने का अवसर मिला। और जिस तरह से पूज्य पिताजी कठिन परिस्थितियों में समाज सेवा किए और लोगों को सनातन धर्म के उनका पाठ पढ़ाए, रामायण को एक उनको रामायण का माध्यम से लोगों को मानवता का एक पाठ पढ़ाए और जो मांस मदिरा में डूबे रहते थे वो आज सनातन धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं। खैर, उनके विषय में बात करना तो जैसा रामायण में तुलसीदास जी वर्णन किए हैं कि नेति नेति कह वेद बखाना,
वो उनके विषय में जितना कहा जाए शायद कम है। और उनको लोग साक्षात भगवान के रूप में मानते थे और माता जी को साक्षात देवी के रूप में मानते थे। और उनका जो हर आदेश उपदेश होता था उसको मन से पालन करते थे। और आज भी उनके मानने वाले जहाँ भी हैं वहाँ पर अगर जा कर के देखेंगे तो उनके आंगन में तुलसी का चबूतरा होगा, एक सफ़ेद ध्वज लगा होगा और उनके पूजा घर में पूज्य पिताजी का और पूज्य माता जी का फ़ोटो होगा और वहाँ पर एक रामायण होगा। वहाँ पर प्रतिदिन उन लोग पूजा करते हैं, आज भी करते हैं। और प्रतिदिन शाम को भोजन के बाद गांव में जितने भी उनके अनुयायी हैं वो सब मिल कर के रामायण पढ़ते हैं और रामायण के चौपाई का ही लीला भजन करते हैं। तो ये सब सारी चीज़ों को देखने, सुनने, समझने का अवसर शुरू से ही, जन्म से ही मिला। और समाज सेवा का चूँकि पूज्य पिताजी के मन में शुरू से था ही, समाज सेवा के लिए ही वो अवतार लिए थे। तो उनके बराबरी तो हम कर नहीं सकते हैं। अगर वो कहा जाए तो आकाश पाताल का अंतर होगा वो, लेकिन कहीं न कहीं समाज सेवा का भावना मेरे मन में भी था और छोटी से मोटी समस्याओं को लेकर के मैं उनके समाधान का कोशिश करता था। 2003 में जब चुनाव होना था, वहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी तत्कालीन प्रधानमंत्री, उनका कार्यक्रम था अंबिकापुर में और उस मंच में 3 लोग ही बैठे थे। बीच में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और एक साइड नारायण जी बैठे थे और एक तरफ मैं बैठा था। उसी समय से राजनीतिक यात्रा शुरू हुआ और 2004 में चुनाव हुआ। मैं चुनाव लड़ना चाहता था लेकिन टिकट नहीं दिए और संस्कृत बोर्ड का चेयरमैन बना दिया। जी, इस पर आएँगे सर। उससे पहले आप गुरु परिवार से आते हैं। आपकी पढ़ाई शुरू से लेकर 12वीं तक जहाँ तक हमें जानकारी है, संस्कृत में हुई है। तो इसके पीछे क्या कुछ कारण था, उद्देश्य था जिसको पूरा करने के लिए आप ये सब कर रहे थे? उसका उद्देश्य तो खैर बहुत बड़ा है। अगर परम पूज्य पिताश्री अगर संस्कृत विद्यालय उन वनवासियों के बीच में अगर खोले हैं तो उसका कुछ विशेष कारण है। आश्रम विद्यालय, संस्कृत विद्यालय पढ़ने वाले छात्रों को आज भी अगर आप देखेंगे तो उनके विचार में, व्यवहार में आपको अलग ही एक दिखेगा। उसमें एक जो संस्कृति है, सभ्यता है, वो निश्चित रूप से झलकेगा उसमें। क्योंकि परम पूज्य पिताश्री सनातन धर्म संत समाज का निर्माण किए और सभी लोगों को सनातन धर्म के मार्ग पर जोड़े, तो और जो उनके आने वाले पीढ़ी हैं वो भी धर्म को समझें, अपने संस्कार और संस्कृति को समझें। इसको जानने के लिए 1965 में संस्कृत महाविद्यालय वो खोले थे, जिस समय वहाँ कोई आवागमन का कोई साधन नहीं था और वहाँ जो पढ़ने वाले बच्चे होते थे उनको निःशुल्क पढ़ाया जाता था। उसमें एक विशेष जो बात है वो ये है कि उनके मानने वाले जितने भी लोग हैं वो सभी, जैसे एक परिवार में अगर 5 व्यक्ति हैं तो एक 5 व्यक्ति के लिए जो चावल निकलेगा उसमें से 1 मुट्ठी निकालते हैं दोनों टाइम, और ये 1 माह में लगभग 2 किलो होता है। वो चावल पूरे समाज से इकट्ठा होकर के वहाँ जाता था और उसी से संस्कृत महाविद्यालय चलता था।
उसमें पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले भी जो शिक्षक थे सभी को उसी अन्न का भोजन होता था और इस तरह से संस्कृत विद्यालय का वहाँ संचालन हुआ। और निश्चित रूप से मैं ये बात कह सकता हूँ, एक कहावत कहा गया है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो चूँकि सभी संत समाज के लोग, परम पूज्य गुरुदेव स्वामी जी को मानने वाले लोग अपने अपने घर से जो अन्न देते थे, तो निश्चित रूप से वो पवित्र अन्न को खा करके जो वहाँ पढ़ने वाले जितने भी विद्यार्थी थे उनके मन में एक गुरुदेव स्वामी के प्रति भी और अपने माता पिता के प्रति और जो हमारा भारतीय संस्कृति है उसको जानने समझने का उनके मन में विचार आया। और आज अभी महाविद्यालय चल रहा है, जो एक संस्कार वहाँ सिखाया जाता है, संस्कार की सीख मिलती है। आज अगर देखा जाए तो विद्यालय तो बहुत हैं, लेकिन अगर अतिशयोक्ति ना हो तो संस्कारहीन शिक्षा का महत्व बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं उसको इस तरह से देखता हूँ, आज जो हमारे बच्चे हैं जो पढ़ लिख करके जिनको आगे बढ़ना है, संस्कार के बिना आज हम आपके चैनल के माध्यमों से, अन्य माध्यमों से भी हम सुनते हैं कि आज फलाने गांव में एक कलयुगी पुत्र ने अपने पिता का हत्या कर दिया, जबकि हम उस भारत भूमि के रहने वाले हैं जहां पर भगवान राम और कृष्ण का अवतार हुआ। और भगवान राम तो स्वयं कभी किसी को शिक्षा नहीं दिए बल्कि स्वयं करके दिखाए। जहाँ पर अपने माता पिता का सम्मान होना चाहिए, उसमें तुलसीदास जी का एक बहुत सुंदर चौपाई है, प्रातः काल उठिके रघुनाथा मात पिता गुरु नाम ही माथा। सुबह उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करना, गुरु हैं उनको प्रणाम करना, ये हमारे भारत की संस्कृति है। जो संतान अपने माता पिता का प्रतिदिन चरण स्पर्श प्रणाम करेगा उसके मन में शायद ही अपने माता पिता के प्रति दुर्भावना आएगा। तो हम उस देश के रहने वाले हैं, लेकिन आज शिक्षा में कहीं न कहीं इस अभाव को मैं देख पाता हूँ। और मैं इसको इस तरह से बोलता हूँ कि संस्कारहीन शिक्षा यदि हो तो समाज ज्ञान के क्षेत्र में तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन संस्कार के क्षेत्र में पीछे जा रहा है। आज माता पिता का सम्मान नहीं है। आप भगवान राम को देखिए, कल सुबह उनका राज्याभिषेक होना है और रात को ही माता का आदेश होता है कि तुमको कल जंगल जाना है, और उसमें कोई भी बिना टीका टिप्पणी किए सुबह उठे और वनवास के लिए प्रस्थान किए। तो ये तो ऐसे संस्कार वाला देश है। यहाँ पर कहीं न कहीं आज शिक्षा में संस्कार के अभाव में कहीं न कहीं ये दिक्कत है, जिसको क्योंकि आज मैं राजनीति क्षेत्र में हूँ तो इस पर राजनीति क्षेत्र में हम लोग हैं, इन लोग को विचार करना चाहिए। आपकी रुचि शुरू से ही कृषि में ज़्यादा रही है, क्या उस माहौल में आप रहे हैं, आप देखे अपने पिताजी को काम करते हैं, माता जी को, तो इस वजह से रहा है कि अभी भी आपके अंदर वो है इच्छा कि मुझे किसी क्षेत्र में जाना है, काम करना है, काम करवाना है? कैसा लगता है अभी आपको? देखिए, जिसका जो व्यवसाय होता है उसमें उसका रुचि रहता ही है। क्योंकि हम लोग आदिवासी परिवार से हैं, खेती करना हमारा कर्तव्य है, तो खेती के प्रति तो रुचि है ही। और आज जिस तरह से वैज्ञानिक ढंग से जो खेती हो रहा है, अगर हम खेती को ही बहुत अच्छा से अगर करें तो आज आर्थिक रूप से हम सबल हो सकते हैं। अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो ये कह सकता हूँ कि आज जो हम पढ़ने के बाद
ऐसा महसूस करते हैं कि हम बेरोजगार हैं। सभी को नौकरी मिल पाना संभव नहीं है, लेकिन कोई भी काम छोटा भी नहीं है। अगर कृषि के क्षेत्र में भी आज हमारे देश में बहुत ऐसे ऐसे किसान हैं जो आज पूरे देश को अन्न दे रहे हैं, तो उसको अगर व्यवसाय के रूप में अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से जो आज अपने आप को बेरोजगार महसूस करते हैं, अगर उस क्षेत्र में आगे बढ़ें तो निश्चित रूप से आर्थिक रूप से सबल होंगे। और सरकार की तरफ से बहुत सारे योजना हैं जिसका लाभ ले करके खेती अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश भी समृद्ध होगा, हम भी समृद्ध होंगे। मैं यही पूछना चाह रहा था सर, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से भी अच्छा समर्थन भी दिया जा रहा है, राज्य सरकार भी सहयोग कर रही है, तो इस वजह से आप ये बोलना चाह रहे हैं भी जो युवा हैं कि अगर आपके पास जॉब नहीं है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो आप निराश मत होइए, इधर उधर मत भटकिए, आप कृषि को भी अपना एक आय का साधन बना सकते हैं। क्या भी ये कारण है? बिल्कुल। आज जो धान का रेट हमारे छत्तीसगढ़ में मिल रहा है 3100 रुपये क्विंटल, संभवतः ये कहीं नहीं है। अगर हम कृषि को हम व्यवसाय के रूप में लें, रोजगार के रूप में लें, तो निश्चित रूप से हमारा आय बढ़ेगा। जब मैं इस विषय को बोलता हूँ तो लोग बोलते हैं कि पढ़े लिखे लोगों को आप खेती कराना चाहते हो, तो जो कृषि से जुड़े लोग हैं उन लोग अगर खेती नहीं करेंगे तो फिर आने वाला समय कैसे होगा। कृषि को भी व्यवसाय के रूप में देखिए, रोजगार के रूप में देखिए, तो निश्चित रूप से खेती में कोई छोटा आय नहीं है। 3100 रुपये कुंटल धान में सरकार खरीद रही है। उसके अलावा और भी साग सब्जी हैं, उसमें भी आज अगर साग सब्जियों का रेट अगर देखेंगे तो मेरे को नहीं लगता कि खेती करके आदमी पैसा नहीं कमा पाएगा। तो अपने को हमारे जो देश के नौजवान हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उन लोग अगर उन्नत ढंग से अगर कृषि करेंगे तो निश्चित रूप से नौकरी से ज़्यादा उनको पैसा मिलेगा। अब तक आपने चुनाव बहुत बार लड़े हैं सर, आपने जीत भी हासिल की है, लेकिन हम बात करना चाहेंगे स्पेसिफिकली जब 2 बार चुनाव विधायक रहे हैं शामली विधानसभा क्षेत्र से, तो उस समय आपके पास सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में क्या रही है? उपलब्धि के रूप में बहुत सारे काम हुए हैं। सीसी रोड पुल पुलिया को बताना शायद उतना उचित नहीं होगा। मैं अपने दूसरे कार्यकाल में जब शामली से विधानसभा का चुनाव लड़ा, तो वहाँ पर हमारा एक क्षेत्र है चांदो का, जिनको लगभग 60 किलोमीटर तहसील आना पड़ता था कुसमी, और वो भी पहाड़ी क्षेत्र है। अगर आप गए होंगे तो उस क्षेत्र को समझ पाएंगे। बिल्कुल गए सर, वहाँ की जनता बता भी रहे थे कि अनुभव अपना कि अगर ये नहीं बना रहता तो हमें जितना समस्या पहले होता था उससे कहीं ज़्यादा होती। तो वहाँ चांदो में तहसील खुलवाया, सामरी में तहसील हुआ, बनियों में उप तहसील खुलवाया गया। जो वर्षों से मांग था उसको मैं अपने कार्यकाल में पूरा करवाया। उसके साथ साथ एसडीएम कार्यालय शंकरगढ़ में नहीं था। वहाँ से अगर एसडीएम कार्यालय में अगर पेशी है तो उनको कुसमी जाना पड़ता था। वहाँ एसडीएम कार्यालय खुलवाया, और सहकारी बैंक जो आज हमारे किसान भाई जो धान बेचते हैं उनको धान का पैसा लेने के लिए शंकरगढ़ वाले को कुसमी जाना पड़ता था। तो वहाँ सहकारी बैंक खुलने से वहाँ के किसानों को अब कुसमी जाने का ज़रूरत नहीं हुआ, वो वहीं पर पैसा निकाल ले रहे हैं। इसके अलावा राजपुर में उप पंजीयक कार्यालय खुलवाए। रजिस्ट्री के लिए बलरामपुर जाना होता था, वो दूरी कम हुआ, तो निश्चित रूप से वहाँ के लोगों को रजिस्ट्री के लिए वहाँ तक जाने का आवश्यकता नहीं पड़ा। मैं अपने कार्यकाल में ही अपर कलेक्टर का लिंक कोर्ट खुलवाया, जो आज राजपुर में लिंक कोर्ट लगता है। आने वाले समय में हमारा कोशिश होगा कि कुसमी में भी लिंक कोर्ट लगे, क्योंकि अब मैं सांसद हो चुका हूँ, तो सिर्फ
सामरी विधानसभा का बात करूंगा तो शायद बाकी विधानसभा के लिए हम उस पर आएंगे सर, सांस्कृतिक पर आएंगे हम। अगर आप मैं आपसे पूछूं कि जैसे कि आपने अभी तक लगभग 4 चुनाव लड़े हैं, तो कौन सा चुनाव आपके लिए चुनौतीपूर्ण है, खास तौर पर जब आप कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में आए? चुनौती तो हर चुनाव होता है, क्योंकि कोई भी लड़ाई आसान नहीं होता है। और चूँकि अभी कांग्रेस में था, इसके बाद बीजेपी में आने के बाद लोकसभा का टिकट मिला, तो निश्चित रूप से मेरे लिए थोड़ा चुनौती था, लेकिन संगठन सब साथ में था, इसलिए चुनाव जीतने में मुश्किल नहीं हुआ। लेकिन चुनौती भरा था, क्योंकि लोगों का स्वीकारोक्ति भी थोड़ा सा एक विषय था कि अभी अभी कांग्रेस से आया है और तुरंत टिकट मिल गया। लेकिन टिकट मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसा अनुशासन होता है कि जिसको टिकट मिल जाए, इसके बाद फिर उसमें कोई किंतु परंतु नहीं रहता है जी। तो निश्चित रूप से ये चुनाव भी बहुत अच्छे ढंग से निकाले और 65,000 वोटों से हम विजयी। सर, ये हमेशा कंट्रोवर्सी का सब्जेक्ट रहा है कि राजनीति में धर्म का कितना हस्तक्षेप होना चाहिए, क्योंकि आप राजनीतिक क्षेत्र से भी आ रहे हैं और धार्मिक क्षेत्र से भी आ रहे हैं, तो दोनों में टकराव होता है। क्या एक धर्म की राजनीति करने वाला राजनीति में आ सकता है? वैसे तो अगर आप इतिहास अगर देखेंगे तो धर्मयुक्त राजनीति जब होता है तब जनता सुखी होता है, और जहाँ पर धर्मयुक्त राजनीति नहीं है वहाँ पर प्रजा दुखी होता है। तो धर्मयुक्त राजनीति ही वास्तविक राजनीति है। आज आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री धर्म के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं और राजनीति क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। धर्मयुक्त राजनीति होने से लोगों को सुख मिलता है, तो आज धर्मयुक्त राजनीति हम कर रहे हैं, ये कह सकते हैं। अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है, जैसे कि आप कांग्रेस में थे, बीजेपी में आए, सीधा आपको लोकसभा का टिकट मिला, तो उम्मीदवार अपने आप को बोल रहे थे कि हो सकता है कि इस बार मुझे मौका दिया जाए, तो आपसी फुट, क्या ये आपके सामने चुनौती था? इस चुनाव में टिकट मिलने तक ये निश्चित रूप से था, और स्वाभाविक सा विषय रहता है कि हम इतने दिन से पार्टी का काम किए हैं, हमको इस बार अवसर मिलना चाहिए। तो लेकिन टिकट मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी में टिकट मिलने के बाद कोई भी इस तरह का टीका टिप्पणी नहीं होता है। जिसको भी टिकट मिलता है उसके लिए सभी मिलकर के काम करते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। क्षेत्रीय मुद्दे चुनाव के दौरान एक कारण रहते हैं, मुद्दे रहते हैं, टॉपिक रहते हैं, लेकिन क्या इस बार जो धर्म परिवर्तन के लगातार वहाँ से खबरें निकलकर सामने आई थी, बस्तर में हो गया संभाग में, तो भी कि वहाँ मुद्दा था चुनाव के दौरान? नहीं, चुनाव के दौरान ये मुद्दा तो नहीं था। विकास को लेकर के विकास का ही मुद्दा था, और जिस मुद्दे को लेकर के हम आज सरकार में हैं, निश्चित रूप से सरकार धीरे धीरे करके जो भी वादा की थी उसको पूरा कर रही है। 22 जनवरी 2024 का वो दिन था जब भारत में एक दिवाली के रूप में उत्सव मनाया जा रहा था, जब रामलला का वहाँ विराजमान हुआ था प्रतिमा का। तो क्या इस बार 2024 में जब कुछ ही समय रह गए हैं, तो कुछ ऐसे प्रकार की यहाँ व्यवस्था होने वाली है? इसका जानकारी तो नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से हम अगर जन्मदिन मनाते हैं तो भगवान राम इतने वर्षों बाद जब अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान हुए हैं, तो निश्चित रूप से उस पर कार्यक्रम, अनेकों कार्यक्रम होंगे, और सभी के मन में भगवान के प्रति आस्था तो है। हमारा भारत देश ही धर्म भूमि है, तो निश्चित रूप से अनेक कार्यक्रम होंगे, लेकिन विशेष कुछ कार्यक्रम होना है इसका जानकारी अभी मेरे को नहीं है।
आपसे चर्चा हुई थी सर कुछ समय पहले हमारे, तब आपने कहा था कि कांग्रेस छोड़ने और बीजेपी जॉइन होने के पीछे आपका एक कारण है, क्योंकि इस सनातन धर्म में रहने के बाद भी इंसान अगर जय श्री राम का नारा नहीं बोल सकता खुलकर, तो फिर ऐसे पार्टी में रहने का कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या ये भी एक कारण रहा कि राम मंदिर जैसे मुद्दे जो अटके हुए थे? नहीं, उससे यहाँ आने का कई कारण है जिस पर शायद चर्चा करना उचित नहीं है, लेकिन ये तो निश्चित रूप से है कि भारतीय जनता पार्टी में रह करके हम खुल करके अपने सनातन धर्म के प्रति बात कर सकते हैं, सनातन संस्कृति पर बात कर सकते हैं, ये तो निश्चित रूप से है। छत्तीसगढ़ में इस बार बहुत आश्चर्य रूप से परिवर्तन आया है पार्टी में। प्रशासन की बात है तो कांग्रेस की सरकार थी कुछ समय पहले, इसके बाद 68 से 70-72 तक उन लोग की सीट चली गई थी, लेकिन ऐसा एक बार फिर से माहौल बदला कि बीजेपी अब तक की सबसे बड़ी जीत कर अपना सरकार बनाई है छत्तीसगढ़ में। तो इसके पीछे कारण क्या लगता है? क्या बीजेपी हिंदुत्ववादी एजेंडे को लेकर सामने आई, या फिर जो हिंसा हुए थे उस समय छत्तीसगढ़ में, कवर्धा की बात करी जाए, बिरनपुर की बात कर ली जाए, ये भी कारण? नहीं, एक कारण नहीं होता है, वो तो कई कारण होते हैं। हम प्रमुख रूप से किस कारण को बता रहे हैं वो प्रमुख विषय होता है, बाकी एक विषय नहीं कई विषयों से जो ऐसा मानते थे कि सशक्त सरकार है, इसके बाद भी बीजेपी आई है, तो उसमें कई कारण हैं जिन कारणों से बीजेपी आई है। क्या टीएस बाबा का मुख्यमंत्री न बनना भी ये कारण रहा, और आपकी जीत का एक फैक्टर ये भी रहा अंबिकापुर में? बस उस पर टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं है। मैं बस बताया कि कई कारणों से सरकार जब बनती है उसके कई कारण होते हैं। मैं वैसे किसी पर टीका टिप्पणी करना उचित नहीं समझता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि दूसरे के लाइन को छोटे करने की अपेक्षा अपने लाइन को बड़ा करना चाहिए। जी। आप सांस्कृतिक बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं, तो उस समय क्या कुछ बदलाव आया, कुछ परिवर्तन हो? नहीं, उसमें तो कोई बदलाव नहीं आया था, और संस्कृत बोर्ड में रहते उस समय संस्कृत बोर्ड में कुछ था ही नहीं। संस्कृत बोर्ड बनाया ज़रूर गया था, लेकिन कुछ था नहीं, ना कुछ काम हुआ था। मेरे कार्यकाल में मैं कोशिश करके संस्कृत को कितना हम आगे ले जा सकते हैं उसके लिए मैं काम किया, और जब उस समय मीटिंग होती थी तो बहुत सारे ऐसे विषय आते थे जो सामान्य विद्यालयों को सरकार का सुविधा मिल रहा है, जैसे गणवेश मिल रहा है, पाठ्य पुस्तक मिल रहा है, लेकिन हमारे संस्कृत के बच्चों को नहीं मिल रहा था। उसका कारण था कि जितने भी संस्कृत विद्यालय हैं वो सभी प्राइवेट हैं, प्राइवेट विद्यालयों को नहीं दिया जा सकता है, ऐसा विषय आया। लेकिन उस पर मेरा तर्क था कि अगर संस्कृत को अगर बढ़ावा देना है तो संस्कृत के लिए हमको करना होगा। तो उस समय से पाठ्य पुस्तक, गणवेश और उनको जो छात्रवृत्ति मिलना चाहिए वो सब मिलना शुरू हुआ, और बहुत सारे काम उस समय हुए, और अभी मेरे को लगता है अभी और उसमें काम करने का आवश्यकता है। जो भी संस्कृत बोर्ड में अध्यक्ष बनेंगे वो बाकी कामों को आगे बढ़ाएंगे। जी। गाय के नाम पर दोनों ही पार्टी राजनीति कर रही है सर, करती आई है, कर रही है, चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात है, लेकिन जो भी वर्तमान में हालात है वो छुपी नहीं है किसी से। तो क्या इस पर सही दिशा में काम करने की जरूरत है? क्या लगता है, क्या उतार सकते हैं? बिल्कुल कथने और करने में अंतर नहीं होना चाहिए। ये धर्म का विषय है। धर्म के विषय में अगर हम कथने और करने में दोनों में अगर अंतर रखेंगे तो शायद वो उचित नहीं होगा। उसके लिए अगर हम जो बोल रहे हैं उसको चरितार्थ करना चाहिए। जी। बीते कुछ समय में जो हालात हुए हैं सर, कुछ घटनाक्रम घटे छत्तीसगढ़ में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं चिंता का एक माहौल बना हुआ है। चाहे कवर्धा की बात कर ले, सूरजपुर की बात कर ले, वहाँ बिरनपुर की बात कर ले, या फिर बस्तर की बात कर ले, या फिर बलौदा बाजार की बात कर ले, क्या लगता है कि क्या कारण हो सकते हैं, और क्या इससे निपटने का सही कुछ? निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यजनक विषय तो है, लेकिन जैसे ही घटना हुई इसके बाद सरकार के तरफ से
प्रयास हुआ और जो भी उस पर अपराध करने वाले लोग थे उन पर कार्रवाई भी हुई है। जी, टीवी में आया सर कि संसद सत्र के दौरान जो घटनाक्रम घटी है वहाँ राहुल गांधी जी के द्वारा जो वहाँ हाथापाई किया गया, ऐसे दिखाया गया है। बीजेपी के एक सांसद इसमें जख्मी हो गए हैं। आप वहाँ थे, क्या हालात था, सच्चाई क्या है? नहीं, वैसे तो वास्तव में वो राज्यसभा में हुआ था, इसलिए मेरे को जानकारी में नहीं है। लेकिन भारत का सबसे ऊंचा सदन में कोई भी इस तरह का घटनाक्रम हो, ये शायद बहुत ही निंदनीय होना चाहिए। क्षेत्र के विकास के लिए आपके पास क्या रोड मैप है, क्या प्लान है जो आने वाले समय के दौरान आप उस पर अमल करना चाहते हैं, और किस क्षेत्र में विशेष ध्यान देने की जरूरत है? अभी सांसद बनने के बाद 3-4 विषयों पर मेरा फोकस है, जिसमें आवागमन के साधन, जिसमें रोड हो गया, रेलवे लाइन हो गया, हवाई यात्रा हो गया, ये यातायात के साधन हैं। और इसके अलावा पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 4 बिंदुओं पर हमको काम करना है। और अभी लगभग 6 माह से ऊपर हुए हैं। मैं पहला जो मेरे मन में था कि हवाई सेवा शुरू हो, वो हवाई सेवा 19 दिसंबर को प्रारंभ हो चुका है। और एक विषय पर माननीय मोदी जी के और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के सहयोग से हवाई सेवा हम प्रारंभ कर लिए हैं और आगे उसका और विस्तार करने का है। और इसके अलावा पर्यटन के बहुत सारे संसाधन हैं जिसको चिन्हांकित करने का आवश्यकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा को बताते हैं, जो सामरी विधानसभा में है, जो अभी पर्यटन का जो रोड मैप है उसमें कहीं पर नहीं है। ऐसे बहुत सारे जगह हैं जिसको पर्यटन के क्षेत्र में जोड़ा जा सकता है, लेकिन वो बिना चिन्हांकित हुए वो गुमनाम है। अभी मैं पर्यटन मंत्री जी से भी दिल्ली में मिला था और उनसे भी बात हुई है, क्योंकि अभी समय के अभाव के कारण जितने भी पर्यटन स्थल और चिन्हांकित करने का आवश्यकता है वो नहीं हो पाया है। वो चिन्हांकित होने के बाद हम कोशिश करेंगे कि भारत का जो पर्यटन का मानचित्र है उसमें सभी पर्यटन क्षेत्र आएँ। पर्यटन क्षेत्र का विकास होने से वहाँ के लोगों का भी विकास होता है। जैसे अभी दरिमा एयरपोर्ट चालू हुआ, आने वाले समय में ऐसा प्रयास है, अभी 19 सीटर चल रही है, हमारा प्रयास है कि 72 सीटर वहाँ पर हम चला सकें। जब हवाई सेवा प्रारंभ होगा तो निश्चित रूप से जो बाहर के पर्यटक होंगे जो आएंगे, अभी तक अगर देखा जाए तो हमारे संसदीय क्षेत्र में सिर्फ मैनपाट और रामगढ़ के अलावा बाकी कहीं का चिन्हांकित नहीं है। तो बाकी सभी जगह चिन्हांकित होंगे तो निश्चित रूप से पर्यटक आएंगे और पर्यटक के आने से वहाँ के जो लोग हैं, जो छोटे मोटे काम करने वाले हैं, कोई चाय बेचने वाला है, कोई मूंगफली चना बेचने वाला है, पंचर बनाने वाला है, कहीं ना कहीं सभी को आर्थिक रूप से लाभ होगा। तो इसलिए पर्यटन के क्षेत्र में अपने को काम करने का बहुत आवश्यकता है, जिसके लिए हमारा प्रयास है। और आने वाले समय में अभी तो पूरा 4.5 साल बाकी है। एक हमारा जो 3-4 बिंदु पर काम कर रहा था उसमें एक में सफलता मिल गई है, आगे बाकी और सफलता मिले उसके लिए हमारा प्रयास जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ सरकार मार्च 2026 तक नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ से पूरी तरह से मुक्त करने की बात कही है। अमित शाह यहाँ छत्तीसगढ़ आए हुए थे, उनका भी मानना है, क्या आपको लगता है कि पॉसिबल है? निश्चित रूप से हमारे जो बड़े नेता हैं, अगर वो इस विषय को बोल रहे हैं तो बिना प्लानिंग का बात नहीं करते, पूरा प्लानिंग के साथ बात होता है।
अगर वो इस विषय को बोले हैं तो निश्चित रूप से उसका सकारात्मक हल निकलेगा। जी, एक आखिरी सवाल सर, क्या आपके परिवार से, जैसे कि अभी आपने बताया कि आपके 2 बच्चे हैं, 2-3 बच्चे हैं, तो क्या आने वाले समय में राजनीति में आ सकते हैं? नहीं, मेरे परिवार से तो नहीं आएंगे, समाज से हो सकते हैं, लेकिन मेरे परिवार से राजनीति के क्षेत्र में नहीं आएंगे। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े। एक सवाल और कर लेना चाहिए था नए साल पर। नया साल पर एक सवाल कर लेते तो वो जो विषय है ना मैं वो बता देता। नए साल में क्या कुछ होने वाला है? नहीं नहीं, नए साल में आप कहाँ नया साल मनाएं, किस तरह से मनाएं? सांसद बनने के बाद पहली बार आप एक नया साल के रूप में मनाए इसको, अभी कुछ समय पहले ही नया साल बीता है सर, तो आपका नया साल किस प्रकार रहा, किन लोगों के बीच मनाया? मैं नए साल किस तरह मनाए काफ़ी अध्ययन किया। फिर मेरे मन में विचार आया कि हमको ऐसे क्षेत्र में जाना चाहिए जहाँ आज तक कोई पहुँचे नहीं है। ऐसा क्षेत्र बड़ी मुश्किल से हमको मिल पाया। सूरजपुर जिला का चांदनी बिहारपुर है, जो भटगांवा विधानसभा में आता है। उसका एक खोहिर ग्राम पंचायत है। उसको बताया गया कि वहाँ आज तक कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं गया। तो मेरे मन में भी उत्सुकता हुई कि हम क्यों ना वहाँ जाएं, क्योंकि वहाँ पर पंडो लोग रहते हैं जिनको हम विशेष पिछड़ी जनजाति मानते हैं, और उन विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए आदरणीय मोदी जी एक विशेष योजना बनाए हैं जो जनमन योजना के नाम से है। उनको मुख्य धारा में लाने के लिए जितने भी शासन की योजना हैं सभी उनको मिल सके, उसके लिए वो योजना बनी है। तो मैं जब वहाँ गया तो वास्तव में देखा हम लोग बड़ी मुश्किल से जा पाए, क्योंकि मेरा पहले से लगभग 8 दिन पहले मैं बता दिया था कि मैं वहाँ जाऊँगा, तो रोड फॉरेस्ट वाले बना दिए थे। और जब उस गांव में गया, एक खोहिर ग्राम पंचायत है, इसके 3 और मोहल्ले हैं। उसमें एक बैजन पाट है, एक लूल है और भुंडा। इसको बताया जाता है कि ये 30 किलोमीटर का एक ग्राम पंचायत है। संभवतः छत्तीसगढ़ का तो सबसे बड़ा एरिया के नाम से अगर देखेंगे, क्षेत्रफल के नाम से, तो सबसे बड़ा ग्राम पंचायत तो होगा। जनसंख्या निश्चित रूप से कम है, लेकिन उसका एरिया जो है काफ़ी बड़ा है। हम लोग जब गए तो लगभग 15 किलोमीटर हम गए तो एक बीच का बस्ती है, वहाँ पर हम पहुँचे और रात को हम वहीं रुके थे। चूँकि वहाँ के लोगों से उनकी समस्याओं को जानना था, तो मैं 31 तारीख को ही गया था और मैं पहले ही बताया था कि कोई टेंट पंडाल नहीं लगेगा, क्योंकि टेंट पंडाल लगने से लोगों के मन में भी एक बात आती है कि कोई बड़े आदमी आ रहा है जिसके लिए ये सब व्यवस्था बन रहा है। तो मैं बोला कि वहाँ पर घास फूस कहीं झोपड़ी बनाया जाए और उसी में मैं रहूँगा। और 31 तारीख को जब मैं गया तो वहाँ घास फूस की झोपड़ी बनाया गया था, उसी में रात बिताया। और सुबह उठ करके जब लोग आए तो सभी से हालचाल हुआ, तो उसमें बहुत सारे अभाव हमको दिखा। उसमें कुछ ऐसे भी लोग मिले जिनका आधार कार्ड ही नहीं बना अभी तक। कुछ ऐसे लोग थे जिनका आपका राशन कार्ड नहीं बना था। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका जो बीमार हैं, जिनका लंबा बीमारी है, जैसे लकवा है, किसी को कैंसर है, इस तरह के जैसे भी बीमारी से पीड़ित लोग थे। उनको जानकारी के अभाव में उनको वो इलाज का सुविधा नहीं मिल पा रहा था। और कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो आयुष्मान कार्ड उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जो आयुष्मान कार्ड उनके पास नहीं था। वो सभी चीज़ों को देखने के बाद मेरे को भी काफ़ी कष्ट हुआ कि आज़ादी के इतना वर्षों बाद आज शासन की जो सुविधा है, शासन का जो योजना है, उससे लोग वंचित हैं।
और मेरे मन में ये बात आया कि यहाँ का जो भी समस्या है उसका हम निराकरण कर सकें। क्योंकि ये जो ग्राम पंचायत खोहिर है ये मध्य प्रदेश के बॉर्डर से एकदम लगा हुआ है। वहाँ से लगभग 15 किलोमीटर में छत्तीसगढ़ का बॉर्डर हो जाता है। वहाँ ये भी विषय आया कि वहाँ बाहर के लोग आकर के पट्टा बनवा लिए हैं, जो इन लोगों के लिए आने वाले समय में बहुत ही चुनौती भरा विषय होगा इनके जीवन के लिए। तो इस सब विषय पर भी जब सारे विषयों का जानकारी मिला तो मैं कलेक्टर से भी बात किया हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अवगत कराऊंगा, और आवश्यकता पड़ा तो मैं माननीय मोदी जी को भी इस चीज़ से अवगत कराऊंगा। चूँकि जनमन योजना के तहत इनको लाभ मिलना है तो उन तक भी बात पहुँचे। इसमें एक विशेष समस्या ये है कि वो सेंचुरी एरिया में है, जहाँ पर हम पक्के निर्माण नहीं कर सकते। और इसी तरह जब मैं एक बार वहाँ चांदनी बिहारपुर में दौरा कर रहा था तो एक गांव है, ये इसको छतौली बीजो बड़वारी पारा है। वहाँ पर 40 घर पंडो हैं और 5 परिवार और हैं, माने 45 घर टोटल है। वहाँ पर आज तक रोड, बिजली, पानी कुछ भी नहीं गया। अगले बार जब दौरे में गया था तो ये सब विषय आया, तो उसके लिए भी अपने को बात करने का आवश्यकता है। क्योंकि जनता जिस आशा और भरोसा के साथ मेरे को सांसद के रूप में चुना है, तो उनके दुख सुख में साथ रह कर के उनके समस्याओं को मैं समाधान कर सकूं, ये हमारा मुख्य विषय होना चाहिए। और हमारे लिए चुनौती भी है कि इन समस्याओं का समाधान हमको कैसे करना है, क्योंकि उनके भरोसे पर हमको कायम भी रहना है, उनके भरोसे पर खरा उतरना है। तो उसके लिए भी अपने को काम करने का आवश्यकता है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप समय निकाले हमारे साथ बिताए, चर्चा किए। जाते जाते हमारे माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूँगा, हमारे संसदीय क्षेत्र के जितने भी हमारे मतदाता हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि हमारे लायक जो भी विषय हो, अगर आप स्वयं नहीं आ पाते हैं तो फ़ोन के माध्यम से भी अगर मुझे अवगत करा देंगे तो मेरा प्रयास रहेगा कि आपके दुख सुख में मैं साथ रह करके आपके समस्याओं का निराकरण कर सकूँगा। लेकिन विषय हमारे तक पहुँच सके, इसके लिए मैं आग्रह करूँगा कि हम तक विषय चाहे आकर के या फ़ोन के माध्यम से जैसा भी हो हम तक विषय आ जाए, यही आग्रह करता हूँ। और हमारा प्रयास रहेगा कि जनता के हर दुख सुख में मैं साथ रहूँगा। तो आप सुन रहे थे सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज जी को, जिनका कहना है कि उनके पास जो रोड प्लान था वहाँ क्षेत्र के विकास को लेकर या फिर जो मुद्दे उठाए जाना चाहिए थे उनको उठाने का प्रयास कर रहे हैं और आने वाले समय में उसको पूरा भी करेंगे। साथियों, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।